आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। पंचवर्षीय योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, ये हमारा अर्थशास्त्र का टॉपिक है। और ये हमने सीरीज लॉन्च की है। इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड कॉन्सेप्ट जितने भी सब है उन पे बेस्ड जो भी एमसीक्यू आते हैं, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जिनका वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम में आने के लिए, तो उनका हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा 5 ईयर प्लान्स है, पंचवर्षीय योजनाएं की सीरीज है। इसमें हम अपनी सभी पंचवर्षीय योजनाएं और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो भी आने वाले हैं और जो भी आए हुए हैं जिस टाइप में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में जो योजनाएं थी ये 5 वर्षों की अवधि के लिए होती थी, इसलिए इन्हें पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता था। पंचवर्षीय योजनाएं का जो भी क्रियान्वयन फंक्शन यूनिट और जो नियमित रूप से इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी। पंचवर्षीय योजनाएं को सही ढंग से मॉनिटर करने के लिए और उनका इफेक्टिव रोल निभाने के लिए ग्राउंड लेवल पे, इसलिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग के बारे में हम जानेंगे धीरे से। पंचवर्षीय योजनाएं क्या है? पंचवर्षीय योजनाएं जो है राष्ट्रीय नियोजन में यानी नेशनल वेलफेयर में अग्रणी देश, जो प्रोमिनेंट देश है, पूर्व सोवियत संघ ने सबसे पहले लाया था पूरे वर्ल्ड में, जिससे वर्तमान प्रेसिडेंट थे जोसेफ स्टालिन ने 1928 में अपने यूएसएसआर, जिसको अभी प्रेजेंट में रूस बोलते हैं, उस देश में उनके प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सबसे पहले आरंभ किया था। इसकी सफलता तो देखते हुए बहुत से देशों ने इसको अडॉप्ट किया, जिसमें से भारत भी एक पंचवर्षीय योजना को सम्मिलित करने वाला एक राज्य है, देश है। भारत में जो ये पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई थी, इसका मुख्य रोल था जो सार्वजनिक अर्थव्यवस्था थी भारत को, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए। जो निजी अर्थव्यवस्था थी, जो प्राइवेट सेक्टर के, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो हाथ में जो इकोनॉमिक्स था, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र में पहुंचाने के लिए ये योजना लाई हुई थी, 5 वर्षीय योजना जिसको बोलते हैं। अब पंचवर्षीय योजनाएं जो लाई हुई थी, इसका एक टारगेट था, जो गोल सेट किया हुआ था इस योजना का, वो संवृद्धि था। आधुनिकरण यानी डिजिटलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, और सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर, और समानता इक्वलिटी, सभी में आपस में समानता। संवृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, ये इससे टारगेट थे, ये इससे मोटो या ऑब्जेक्टिव समझ सकते हो। इस पे एसएससी 2024 में भी क्वेश्चंस, एसएससी 2023 में भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ये जो लक्ष्य या उद्देश्य या टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप संवृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समानता, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च हुई है, टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लॉन्च हुई है इंडिया आफ्टर फ्रीडम्स ऑफ इंडिया। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं का जो भी, हर पंचवर्षीय योजनाएं का जो भी टारगेट सेट हुआ था, वो इन 4 शब्दों से ही मिलकर बना हुआ है। अब योजना आयोग एक गैर सांविधिक और परामर्शदर्शी निकाय है, यानी कंसल्टेंट सर्विस है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम पे इससे अध्यक्ष थे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, हमेशा इससे अध्यक्ष रहते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। ये उपाध्यक्ष बहुत जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है। पंच योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है। अभी क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया है। भारत में पंचवर्षीय योजना के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या थे? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके जो प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या थे? संवृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। सेकंड है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो युद्ध टाइम स्टार्ट हुआ, वो डैश से स्थापना के साथ शुरू हुआ। किससे स्थापना के साथ? पंचवर्षीय योजना का जो भी टाइम था, जो भी चीज़ें था, वो कौन मॉनिटर करता था? योजना आयोग। योजना आयोग जो था, इस स्टेबलाइज करने का जो अहम रोल था, वो रोल यही था कि भारत में जो भी पंचवर्षीय योजनाएं हो रही है, उसका मॉनिटरिंग और सक्सेसफुली जो भी प्लानिंग है, वो योजना आयोग करेगा। तो योजना आयोग के स्टार्ट होने के टाइम पे ही पंचवर्षीय योजना आई थी, या फिर पंचवर्षीय योजना के आने के बाद योजना आयोग आया था? ये दोनों एक दूसरे से को रिलेट है, तो यहाँ पे आप योजना आयोग समझ लीजिए। अब बात आती है राष्ट्रीय विकास परिषद। ये योजना आयोग के आरंभ होने के 2 वर्ष बाद आरंभ हुआ था। ये अगस्त 1952 में आरंभ हुआ था, यानी इसको स्टेबलाइज किया गया था अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद इसलिए लाया गया था, जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ये योजना, जितने भी 5 ईयर प्लान है, उनका फाइनल जो ड्राफ्ट है और फाइनल जो अप्रूवल स्वीकृति है, जो अंतिम प्रारूप और स्वीकृति जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद देता है कि इस योजना आयोग के जो उद्देश्य है, जो मॉनिटर है,
देश में अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों इस योजना आयोग को लाया जा रहा है और किस चीज़ में इस योजना आयोग का जो उद्देश्य रहेगा, वो गरीबी में, कृषि में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन से डेवलपमेंट, डिफेंस, प्रोडक्शन, तो ये सब चीज़ें जो डिफाइन करता था, ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता था कि योजना आयोग जो नेक्स्ट योजना आयोग आने वाली है उसको किस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करना है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो ये योजना आयोग का अंतिम प्रारूप करता है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखिए। भारत में जो आर्थिक आयोजन संबंधी जो प्रस्ताव है, जो भी योजना आयोग या जो भी भारत की इकोनॉमिक्स को कैसे सार्वजनिक क्षेत्र तक पहुंचाए और जो निजी जो अर्थशास्त्र था, निजी जो इकोनॉमिक्स थी भारत की, जो उद्योगपति के हाथ में थी, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था में और समाजवादी भावना में कैसे बदले। इसके लिए 1944 में कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगपति द्वारा बम्बई में एक बैठक हुई थी। इसी बैठक को बम्बई योजना कहते हैं और ये भारत का पहला प्रयास था ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ये चीज़ माना जाता है। और ये मुंबई में बैठक हुई थी, मुंबई में इंडियन के कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन उद्योगपति जो थे उन्होंने बैठक की थी, इसलिए इसे बम्बई योजना बोलते हैं। जिसके अध्यक्ष कौन थे? इस बैठक के अध्यक्ष JRD टाटा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब तक टोटल जो है भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है। कितनी हुई है? 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा 7 वार्षिक योजनाएं हुई है, यानी बीच के टाइम ऐसा आया जिसमें भारत की इकोनॉमिक्स कंडीशंस या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी जो थी उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह से या प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की वजह से 5 ईयर का प्लान, लंबा जो टाइम था उस पीरियड में पंचवर्षीय योजनाएं तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए एनुअल पंचवर्षीय योजनाएं लाई। एनुअल पंचवर्षीय योजना लाने का मकसद यही था कि इंस्टेंट टाइम पे, तुरंत टाइम पे इन समस्याओं को सोल्व करना और विकसित करना। इसलिए टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई है और 7 जो है एनुअल योजनाएं आई है। ये 7 योजनाएं इस प्रकार मेंशन है, हम इसको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे समझेंगे। आने वाले अब पंचवर्षीय योजनाएं था, अब इससे बाद पंचवर्षीय योजना के अलावा एक 20 वर्ष का भी प्लान सेट किया हुआ था कि हम योजनाएं जो है उसको 5 वर्षों पे भी उस समझेंगे कितना भारत ने डेवलप किया, कितना विकास किया। उसके अलावा हम दूरदृष्टता यानी 20 वर्षों में भी उनका एवोल्यूशन करेंगे कि हमने क्या पाया है। तो जो 20 वर्ष में जो रथ उद्देश्य सेट किए हुए थे, उन उद्देश्य को दीर्घ यानी लंबे समय का योजना को परिचयात्मक योजना यानी पर्सपेक्टिव योजना भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में पर्सपेक्टिव योजना भी बोलते हैं। 20 वर्षों का योजना था। भारत में पंचवर्षीय योजना न केवल योजना के 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, बल्कि यह भी निर्धारित किया गया था कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। यानी 5 वर्ष तो स्मॉल टारगेट था और लंबे समय में 20 वर्ष में हम अपने जितने भी स्टेप उठाए, जितने भी हमारी योजनाएं हुई है, उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव नेगेटिव, उन सबको एवेल्यूशन करने के लिए, जांचने के लिए जो एक टारगेट सेट किया था, इसे दीर्घकालिक योजना बोलते हैं। जो 20 वर्ष का था उस योजना का नाम था परिचयात्मक योजना, जिसको पर्सपेक्टिव योजना भी बोलती है। SSC CPO 2023 में आया हुआ था। प्रथम इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी 1948 में आई थी, ये सिर्फ आपको याद रखना है। प्रथम इंडस्ट्रियलाइजेशन IPC पॉलिसी कब आई थी? 1948 में। सेकेंड जो औद्योगिक पॉलिसी का नीति प्रस्ताव हुआ था वो 1956 में हुआ था। ठीक है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को 3 पार्ट में, 3 क्लास में बांटा गया था। सूची ए में राज्य की जिम्मेदारी वाले उद्योग, यानी राज्य पूरा मॉनिटर करेंगे। सूची बी में राज्य और निजी दोनों क्षेत्र के लिए उद्योग, और सूची 3 में सिर्फ ओनली निजी क्षेत्र के उद्योग शामिल थे। सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान रखना, 3 सूची में बांटा हुआ था। सूची ए ओनली स्टेट, सूची बी स्टेट एंड प्राइवेट, और सूची थर्ड यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए था। 1956 में सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी आई थी, ये ध्यान रखिए। अब बात आती है हमारी सभी पंचवर्षीय योजना को हम मॉनिटर करते हैं। हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956। 1 अप्रैल 1951 में ये आरंभ हुआ था। अध्यक्ष थे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये पूछा जाता है प्रथम योजना आयोग या प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसके उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे, ये ध्यान रखना है। इसने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर, इसने एग्रीकल्चर पर फोकस किया, क्योंकि देश आज़ादी के बाद हमारा जो कोर सेक्टर जो था वो एग्रीकल्चर ही था। क्योंकि आज़ादी से पहले 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ा था, तो हमें अपने जीने के लिए, लिवलीहुड के लिए जो फूड आइटम्स जो थे उन सबको बहुत
सस्टेन करना था, इसलिए हमने सबसे पहले कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। और कृषि क्षेत्र में प्रोडक्शन के लिए हमें पानी सिंचाई की भी जरूरत पड़ती थी, जो ब्रिटिश एम्पायर में बहुत ज़्यादा समस्या थी। इसलिए कृषि के साथ हमने बांध और सिंचाई पे भी निवेश किया, जैसे भादरा नंदर बांध, हीराकुंड बांध, ये फेमस बांध है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में आई थी। भादरा नंदर बांध का है पंजाब में सतलज नदी पर है, और हीराकुंड बांध का है महानदी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। यह पंचवर्षीय योजना हेलार्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर कौन थे? ये दो इकोनॉमिक्स थे, ना कि ये दो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे ये दोनों। इन दोनों ने ही सतत विकास के लिए जो भी और पूंजी उत्पादन पूंजी को बढ़ाने के लिए जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, उन कॉन्सेप्ट के विचारों पर हेराल्ड डोमर की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी पर प्रथम पंचवर्षीय योजना को लॉन्च किया था। तो इसलिए ये हेराल्ड डोमर पर आधारित थी। लॉय हेराल्ड और डब्ल्यू डोमर ये दो इकोनॉमिस्ट थे। 1956 के अंत में, यानी पंचवर्षीय योजना के लास्ट टाइम में, कृषि पे ध्यान दिया, प्लस में भादरा नंदर सिंचाई नहर पे प्रोजेक्ट किया, प्लस में 5 IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होते हैं वो किस योजना में स्थापित हुए थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, जिसमें दिल्ली फेमस है, दिल्ली स्थापित हुआ था इसी में। तो IIT की भी एस्टेब्लिशमेंट प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और टोटल 5 IIT स्थापित हुई थी 1956 में, 5 साल में। इस योजना में जो टारगेट सेट किया था 2.1% का किया था, कि हम देश की जो लक्षित वृद्धि डेवलपमेंट रेट जो है वो 2.1% बढ़ाएंगे, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल रहा। 2.1 की बजाय 3.6% प्राप्त हुआ। आपको ये डाटा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है, और फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में ही जो टारगेट रेट सेट हुआ था उससे बहुत ज़्यादा हमें प्राप्त हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहली पंचवर्षीय योजना में, और ये डाटा पूछता भी है कि 2.8 सेट हुआ था लेकिन 3.6 प्राप्त हुआ है। कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर आधारित थी। CSR 2023 में पूछा हुआ है। बात आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? औद्योगिकरण, जिसको इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, इस पे इन्होंने इम्पोर्टेंस दिया। प्रथम एग्रीकल्चर पे था, जो फूड प्रोडक्शन से संबंधित था, जो प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो मतलब सेकंड सेक्टर और थर्ड सेक्टर का मिक्सअप है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी पे इन्होंने ध्यान दिया, जिसको तैयार करने का जो नियोजन था, जो ड्राफ्टिंग था, और जो इससे बेस्ड आधार थे, वो PC महारोबिसो माना जाता है। ये भारत के सांख्यिकी विज्ञान के बहुत बड़े जनक है, और इन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इन कोलकाता में है, ये ध्यान रखिए। और इससे स्थापित होना भारतीय सांख्यिकी विज्ञान PC यानी PC चंद्र महान लोनोविस, इन मॉडल पर अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और ये पंचवर्षीय योजना क्या थी? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित थी। अब इन्हीं की याद में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो हर साल 29 जून को मनाया जाता है, PC महान लोविस से जन्मदिन के अवसर पर। और ये कौन थे? भारत के सांख्यिकी विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। इसमें जो टारगेट सेट हुआ था वो 4.5% था, जबकि वास्तविक विकास दर थोड़ा सा कम रहा था, 4.2% रहा था। अनेक महत्वपूर्ण उद्योग, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे वेटेज दिया था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए गुड़गापुर में जो प्लांट है, भिलाई प्लांट, राउरकेला जैसे इस्पात स्टील कारखाने इस योजना में स्थापित हुए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित हुए थे? ऑप्शन है आंसर 3 है। 3 कौन से? गुड़गापुर, भिलाई, राउरकेला। पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में PC महान लोविस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि ये हमारे भारतीय सांख्यिकी के जनक भी माने जाते हैं, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ये चीज ऑप्शन CGL 2023 में आया हुआ है। अब बात आती है गुड़गापुर, ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में है। भिलाई, भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। वेस्ट बंगाल गुड़गापुर जो प्लांट स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिश के सहयोग से हुआ था। किससे? ब्रिटिश से। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ वाला जो हुआ था, ये USSR के सहयोग से हुआ था। तीसरा जो राउरकेला उड़ीसा वाला जो है, ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। ये चीज़ आपको
ध्यान रखना है कि ये जो 3 प्लांट स्टेबलाइज हुए थे किस कंट्री के हेल्प से या एसोसिएट से हुए थे, ठीक है। और इस टाइप में एक क्वेश्चन ये भी आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्न में से कौन सा प्लांट स्थापित नहीं हुआ था। गुरदापुर, भिलाई, लाहौल, तेरा प्लस में एक बोकारो ऑप्शन दे देता है। ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ था, ये 1964 में हुआ था, यूएसएसआर के सहयोग से हुआ था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पार्ट नहीं है बोकारो, इस पे एसएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। गुरदापुर, भिलाई, राउरकेला समझना है, बोकारो जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं था। ये 1964 में स्थापित हुआ अलग से यूएसएसआर के सहयोग से, और ये झारखंड में है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के टाइम पे हुई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में पंडित जवाहरलाल नेहरू का डेथ हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री जी ने पदभार संभाला था। इस योजना का उद्देश्य जो था आत्मनिर्भर था, यानी आत्मनिर्भर भारत को बनाना, सत डेवलपमेंट करना, गरीबी हटाना, इसका मेन मकसद जो था इस पंचवर्षीय योजना था, यानी सेल्फ रिलायंट था, आत्मनिर्भर था। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक पे थी, ये ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता पे थी। ये विकास के जो ऑब्जेक्ट है इन्हें ध्यान रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी आत्मनिर्भरता पे थी। टारगेट सेट किया था 5.6%, जबकि जो रियल टारगेट आया था वो 2.4% आया था। ये जो थी बहुत ही फेल रही थी ये सफलता, ठीक है। इस योजना की विफलता का जो भी इंडिकेटर या रीजन थे वो सरकार को योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी थी। इस योजना की जो फेल के जो रीजन थे वो हम डिस्कस करते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य प्राप्ति में विफलता का कारण नहीं माना जाता। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इसमें जो रीजन्स थे उस रीजन्स में से एक ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन में देता हूं आपको, भारत पाक युद्ध, 2 भारत चीन युद्ध, तीसरा है सूखा या अकाल जो पड़ा, चौथा है महामंदी। ये ऑप्शन दिए मैंने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, महामंदी जो था वो पार्ट नहीं था। भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध भी हुआ था 1961 से 1966 के टाइम पे, और बहुत बड़ा भयंकर अकाल यानी सूखा भी पड़ा था। योजना अवकाश, अब समझते, योजना अवकाश जो है 1966 से 67, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1961, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 चली। उसके बाद पंचवर्षीय योजना लॉन्च होनी थी, लेकिन सरकार ने इन सब रीजन की वजह से, चीन भारत में युद्ध हुआ, भारत पाक युद्ध, और योजना अवकाशी प्राथमिक कारणों में शामिल थे, जिनके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी। प्लस में युद्ध होने के बाद में ना सूखा अकाल भी पड़ा था, ये ध्यान रखना है आपको। ये चीज, इन सभी रीजन के चलते पंचवर्षीय योजना नहीं लाई थी। पंचवर्षीय योजना लंबे समय के लिए थी, लेकिन देश को तुरंत रिलीफ की जरूरत थी, तुरंत उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी अपने देश को सस्टेन करने के लिए। इसलिए इंदिरा गांधी जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69, 3 वर्ष में योजना अवकाश यानी योजना को रेस्ट दिया गया और एनुअल योजना लाई। एनुअल योजना 66, 67, 67, 68, 68, 69, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, और प्लस में सूखा या अकाल जो था तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण था। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 का क्वेश्चन था, और ये 3 योजना अवकाश आई थी, ये ध्यान रखना। भारत में योजना अवकाश कब आए थे? 1966 से 1969 भारत में योजना अवकाश माना जाता है। निम्न में से किस समय काल को स्वतंत्र भारत में योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है? CHSL 2024 में तो 1966 से 1969 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश आया था। इससे टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी जरूरी है। चौथी पंचवर्षीय योजना आई थी 1969 से 1974। इस टाइम पे सेम जो प्रधानमंत्री थे हमारे इंदिरा गांधी थे, और ये गोडगिर फॉर्मूले पे आधारित थी। पहली पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो इससे पीछे वाली योजना थी उसमें युद्ध हुए थे, और प्लस में भूखा अकाल आया था, महामारी छाई हुई थी। तो उन सभी से निपटने के लिए जो गोडगिर फॉर्मूले पे चौथी पंचवर्षीय योजना आई, यानी स्थिरता के साथ विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, मतलब कंटिन्यू, धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे, विकसित होंगे, लेकिन कंटिन्यू रहेंगे। हमारी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहनी चाहिए, हम डाउनग्रेड में नहीं जाना है। जैसे हमने तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में हम डाउनग्रेड में चले जाए थे। और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजनाएं थी, क्योंकि देश आज़ादी होने के बाद 1966, 1969, 1974 की जो योजना थी, उससे पहले देश ने 2 युद्ध लड़े थे, भारत पाक युद्ध और चाइना युद्ध, और प्लस में
में इकोनॉमिक्स क्राइसिस भी आया हुआ था, जो भूखा और अकाल के चलते आया था। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था देश आज़ादी के बाद भारत में। तो इसके बाद की जो चौथी पंचवर्षीय योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोडगिर फॉर्मूले पर आधारित थी, और इसका जो मोटो था वो स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगतिशील होना। 1966 1969 से 1974, 1969 में ही आपको पता है 14 जो इंडियन बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किया गया था, और हरित क्रांति भी इसी योजना में आई हुई थी। हरित क्रांति की इसकी सफलता सबसे पहले मैक्सिको में देखी गई थी, और इसे नॉर्मन बोरलॉग ने वर्ल्ड लेवल पे लेके आए थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति के जनक माना जाते। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को HIB यानी हाई यील्डिंग वेराइटीज यानी हाइब्रिड बीज के उत्पादन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। भारत में हरित क्रांति स्पेशल गेहूं और चावल का जो लीडरशिप निभाया था वो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, और भारत में हरित क्रांति के जनक भी कौन है? MS स्वामीनाथन है। ये गेहूं और चावल विशेषकर स्टेबलाइज हाइब्रिड बीजें थी। गेहूं की जो बीजें, चावल की जो बीजें थी वो जया और उमा था, जया और उमा था, ये हाइब्रिड बीजें थी। और गेहूं की जो थी वो सोनालिका और कल्याण सोना था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कल्याण सोना थी। ये बीजे का प्रोडक्शन था, और स्पेशली गेहूं और चावल के लिए जाना जाता है। और 1968 में इसी टाइम पे एक डाक टिकट भी लॉन्च किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने गेहूं में सफलता पाने के लिए। ये ध्यान रखना है आपको। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की उसमें सूखा आया था, अकाल आया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट रहना था? सूखा प्रभावित जो भी क्षेत्र है उनकी मरम्मत करना, उनको विकसित करना। तो ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम किसमें लॉन्च हुआ? फोर्थ पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुआ। क्यों? क्योंकि फोर्थ से पहले सूखा या और अकाल पड़ा हुआ था, इसलिए उस समस्या को सुधारने के लिए, उससे लड़ने के लिए हमने ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम भी शुरुआत की थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। यह योजना 5.6% टारगेट हुआ था, लेकिन वास्तविक रियल जो ग्रोथ थी वो 3.6% थी। ये योजना इतनी सक्सेस नहीं रही। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि 30 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था CPO 2022 में। तो ये जो पंचवर्षीय योजना थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ये ध्यान रखना है आपको। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, सूखा प्रवणता क्षेत्र कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले वाले 1966-67 के टाइम पे भारत में सूखा अकाल पड़ा था, इसलिए इससे लड़ने के लिए जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें इस सब्जेक्ट को शामिल किया हुआ था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 के टाइम पे हुआ था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना तो DP धर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसे DP धर द्वारा प्रस्तुत पंचवर्षीय योजना के रूप में भी जाना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी यानी पै आता है, पै, पी शब्द आता है ना, और पी से पॉवर्टी आता है, ये ध्यान रखना है आपको। पांचवी पंचवर्षीय योजना 2 बार है। पै से पी आता है और पी से पॉवर्टी आता है। तो पॉवर्टी यानी गरीबी हटाओ का उन्मूलन जो नारा दिया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बार आया हुआ कॉन्सेप्ट है। गरीबी हटाओ नारा यानी पॉवर्टी एबोलिश्ड जो स्लोगन था वो 30 पंचवर्षीय योजना में दिया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना कैसे याद रखना? 5 से पांचवी, पै से पै से पॉवर्टी, ये मतलब मेरे अनुसार कॉन्सेप्ट मैं अपने याद करने के लिए बनाता हूँ, तो मैं आपको भी शेयर करता हूँ। पॉवर्टी यानी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। गरीबी हटाओ नारा, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इसी समय में 1975 में जो इलेक्ट्रिक अमेंडमेंट भी प्रस्तुत किया गया था, विद्युत आपूर्ति अधिनियम जो था 1975 में संशोधन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP जिसको बोलते हैं 1975 में ही लॉन्च हुई थी। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुई थी। ये TPP जो था पांचवी पंचवर्षीय योजना 20 पॉइंट्स प्रोग्राम जो थे, इन प्रोग्राम में यही सब चीज़ शामिल था। ड्राउट प्रोन एरिया कैसे विकसित करें, गरीबी को कैसे हटाए, सस्टेनेबल इंडिया कैसे बनाए और आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ाए, और देश की जो गरीबी है, भूखमरी है, उसको कैसे मिटाए। इस टाइप में जो भी ये प्रोग्राम थे ये सेट किए हुए थे।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रणाली की शुरुआत भी 1975 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना के पहले वर्ष में शुरू हुआ था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी MNP मिनिमम नीड्स प्रोग्राम और 20 सूत्री प्रोग्राम, ठीक है, ये सभी चीज़, और NHAI प्रोग्राम, ठीक है, और बिजली आपूर्ति में विद्युत संशोधन में का जो एक्ट हुआ था ये भी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में आया था, जिसकी बुनियादी आवश्यकता थी जिसका उद्देश्य था न्यूनतम आवश्यकता तो प्राप्त करना। MNP जो प्रस्तुत हुआ था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे वो DP धर थे और इन्होंने ही MNP न्यूनतम आवश्यकता प्रोग्राम की भी रूपरेखा रखी थी। ये चीज़ ध्यान रखना है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी 1970 से 1978 में लॉन्च हुआ था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बहुत डाटा है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। जो टारगेट सेट हुआ था वो 4.4% था बट रियल में जो टारगेट आया था वो 4.8% आया था। ये इतने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे हमारे और इतने टाइप के जो प्रोग्राम लॉन्च हुए थे उसकी सफलता इस पंचवर्षीय योजना में देखी गई थी। इसलिए पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अपने आप में सक्सेस रही थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1969 होने वाला था। इस टाइम में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। लेकिन 1978 में जो था सत्ता पलट हुआ था और 1978 में जनता दल की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो थे उस टाइम पे PM थे। तो उन्होंने 1978 में जो ये पंचवर्षीय योजना थी इसको खारिज कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया था इन्होंने विधेयक पास करके। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना के रूप में घोषित? गरीबी उन्मूलन, गरीबी यानी पॉवर्टी, क्या पॉवर्टी, पॉवर्टी P से यानी पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये 2023 में स्टेनोग्राफर में है। अब रोलिंग प्लान को हिंदी में बोलते अनवरत योजना। 1978 में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वो चेंज हुई थी और जनता दल मोरारजी सरकार की पार्टी आई थी। तो उन्होंने जो पंचवर्षीय योजना जो थी उसको एबोलिश कर दिया था। उन्होंने, हम बोला कि हम 5 ईयर प्लान सेट नहीं करेंगे, हम एनुअल प्लान सेट करेंगे। हम 1 साल में अपनी योजनाएं जो भी हुई है, जो भी हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसको हम देखेंगे और उसका रिव्यू करेंगे वो कितनी सक्सेसफुल रही है। तो इस योजना को रोलिंग प्लान बोलते हैं या अनवरत योजना बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 1978 से 1980 में रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कब लॉन्च हुई थी? 1978 से 1980 में हुई थी। और योजना का अवकाश जो है वो कब हुआ था, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ये 1966 से 1969 के टाइम पे योजना अवकाश हुआ था। ये भी एनुअल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, बट ये कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया था, ये बीजेपी जनता दल ने लॉन्च किया था, ये ध्यान रखना है। इसको रोलिंग प्लान बोलते हैं 1978 से 1980 में, और ये अवकाश योजना है 1966 से 1969 में। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। यह अस्थिरता का दौर था, क्योंकि जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन संसद में जो पॉलिटिशियन था तो कोई भी दल जो था इसमें स्टेबल नहीं था। जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। कब? 1978 में। एक नई छठी पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की जिसको रोलिंग प्लान योजना बोलते हैं। बदले में वर्ष 1980 में इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रोलिंग प्लान जो 1978 से 1980 में लॉन्च हुआ था इसको एंड कर दिया। ठीक है, इसलिए ये 2 साल चला। क्यों 2 साल चला? क्योंकि जो जनता पार्टी की सरकार थी वो 1980 में चेंज हो गई थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस आया था और उसने दोबारा से फिर अपना प्लान पंचवर्षीय योजना लाया था और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। तो रोलिंग प्लान योजना 1978 से 1980, सिर्फ ये डाटा याद रखना है। मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था जनता दल। रोलिंग प्लान योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता था। इस मूल्यांकन के आधार पर अगले 1 वर्ष की नई योजना बनाई जाती थी, जिससे परिणाम स्वरूप पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों का अपडेट दिया जाता था। रोलिंग प्लान योजना 1978 से 1980, ये इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है। और योजना अवकाश जो है, योजना अवकाश कब लॉन्च हुआ था? योजना का जो अवकाश था यानी पंचवर्षीय योजनाओं को हॉलीडे, छुट्टी, रेस्ट पे कब भेजा गया था? 1966 से 1969 में भेजा था, क्योंकि इस टाइम पे भी एनुअल प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे इंदिरा गांधी की सरकार में। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। 1984 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, और राजीव गांधी जो थे उस टाइम पे इन्होंने नया पदभार संभाला था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने इसी
प्रोग्राम में लाया गया था। जनसंख्या वृद्धि जो रैपिडली इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन फैमिली कॉन्सेप्ट प्रोग्राम लाया गया था इंदिरा गांधी ने छठी पंचवर्षीय योजना में। लेकिन जो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम था इसको 1952 में ही भारत में सबसे पहले आरंभ किया गया था और ये पूरे विश्व का पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम था। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम का विस्तार किया गया, इसे अधिक महत्व दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में, ये ध्यान रखना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में। किस कमेटी पे? शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अब इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था 1984 में, ठीक है। ब्लू स्टार के तहत उनके जो होम बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही मार दिया था, तो 1984 में हुआ था। तो इसके बाद इंदिरा आवास योजना उनके सम्मान में 1985 में लॉन्च हुआ था। ये भी छठी पंचवर्षीय योजना का पार्ट था, इंदिरा आवास योजना 1985 में। छठी पंचवर्षीय योजना जो था उसका जो टारगेट था 5.2% था, लेकिन रियल ग्रोथ रेट जो था वो 5.7% रहा था। ये योजना जो था ये सक्सेस हुआ था। क्या हुआ था? सफल हुआ था ये पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना का जो डाटा है वो याद रखना है, कितना टारगेट है और कितना अचीव हुआ था। बाकी पंचवर्षीय योजना नॉर्मल आप सिर्फ रिविजन कर सकते हो। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1986 से 1990 प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजीव गांधी ऑफ इंडिया, राजीव गांधी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे इस दौरान पे, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था, हत्या हुई थी। इस योजना में 1989 में जवाहर रोजगार योजना आरंभ हुआ था। सातवीं पंचवर्षीय योजना मैं जो बताता हूँ, सातवीं तो थोड़ा मॉडिफाई करो, यानी साथ में, यानी साथ साथ बोलते ना, सातवीं को थोड़ा मॉडिफाई करो, इसका मीनिंग में साथ साथ आता है, यानी साथ साथ। भोजन, काम और उत्पादकता हमें साथ साथ चाहिए। भोजन, काम और उत्पादकता तीनों चीज क्या है? साथ साथ है, ठीक है। सातवीं साथ 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 साथ, भोजन, काम और उत्पादकता का नारा जो दिया था वो सातवीं पंचवर्षीय योजना में दिया था। इस तरह से आप याद रख सकते हो। सातवीं पंचवर्षीय योजना तो जो टारगेट है वो 5% था, जबकि ये रियल विकास रेट जो था 6.8% रहा था, राजीव गांधी की सरकार में रहा था, और जो बहुत ही सफल रहा था। और ये एक मील का पत्थर साबित हुआ था राजीव गांधी के लिए कि उन्होंने दोनों पंचवर्षीय योजनाओं को सक्सेसफुली क्रियान्वयन किया हुआ है, ठीक है। भोजन, काम और उत्पादकता का नारा किस पंचवर्षीय योजना में, यानी भोजन के साथ में काम चाहिए, काम के साथ में प्रोडक्शन चाहिए, तो साथ साथ यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना। आप इस तरह से याद रख सकते हो। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में आया था। ये जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ मैं सारे नहीं लाया हूँ, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनका एक आइडिया के लिए ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन डाले हुए। बाकी हम एमसीक्यू जो है अपने नेक्स्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब बात आती है वार्षिक योजना। हमारे पास 7 एनुअल योजना आई थी। कितनी एनुअल योजना आई थी? 7 एनुअल प्लान आए थे हमारे पास। कितने आए थे? 7 टाइम्स आए थे। 7 वर्ष में आए थे ना। कौन से थे? एक तो 1966 से 1969 था, फिर 1978 से 1980 था, ये दो हमने रिवीजन कर लिए। अब 1990 से 1992 इस टाइम पे भी 3 और 2 5 और 2 7 इस टाइम पे भी ये एनुअल प्लान आए थे। तो टोटल 7 हमारी वार्षिक योजनाएं आई थी 1990 से 92। आठवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 1990 में शुरू नहीं हुई थी, ये वर्ष 1990 से 91, 91 से 92 में वार्षिक योजनाएं के रूप में आई थी। इसका कारण काफ़ी हद तक आर्थिक अनस्टेबिलिटी था, क्योंकि 1991 में 21 मई 1991 में राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, ठीक है। उनको एक प्रोग्राम में साउथ में गए थे, एलएनटी का जो ग्रुप था वो अभी भी बैन है, उसका बैन एक्सटेंशन बढ़ा दिया है। उससे उन्होंने इनके जो डेथ बम ब्लास्ट का जो जिम्मा लिया था। तो इस वजह से जो देश की जो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो अनस्टेबल थे, प्लस देश फाइनेंशियल वैश्विक वित्तीय संकट से भी जूझ रहा था। इसलिए 5 ईयर प्लान को लॉन्च करने के देश पक्ष में नहीं था। इसलिए एनुअल प्लान, एनुअल योजनाएं जो थी इसमें स्टार्ट हुई थी 1990 से 1991 में, 1991 से 1992 में। और ये हमारे ये अंतिम 7 एनुअल प्लान है जो यहाँ पे फिनिश होते हैं। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की डेथ हुई थी। अब आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में 21 मई का जो दिन है वो इंडिया में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो राजीव गांधी का डेथ दिवस है, देहांत वाला दिवस है, इसे किस रूप में मनाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए।
वार्षिक योजनाएं जो आई थी 1990 से 92 आई थी। इस दौरान भारत जो है विदेशी मुद्रा भंडार यानी वैश्विक वित्तीय संकट से भी जूझ रहा था। और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था थी। समस्या से निपटने के लिए भारत ने विश्व के जो जितने भी अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन से, उन्होंने फॉरेन भंडार से, विश्व कोष से, विश्व बैंक से जो था बहुत सा भारत ने कर्ज लिया हुआ था। तो उन्होंने कर्ज इसी रूप में दिया था क्योंकि उन्होंने जो भारत की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित इकोनॉमिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको मॉडिफाई करने के लिए बोला और बोला आप अपनी जो अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज कीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था और 1991 में हुआ था। ये एलपीजी कॉन्सेप्ट आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब होता है आपके देश के अंदर जो व्यापार करना है उसमें उदारता लाइए, लाइसेंस प्रणाली में सुधार कीजिए। प्राइवेटाइजेशन मतलब आप प्राइवेट सेक्टर को भी एंट्री दीजिए और अपने इंडस्ट्री में उसको पार्ट बनाइए। ग्लोबलाइजेशन होता है मतलब आप वैश्विक वित्तीय जो भी डीलिंग है उनसे जुड़िए और विश्व लेवल पर आप अपनी इकोनॉमिक्स को पहुंचाइए और वैश्विक व्यापार स्टार्ट कीजिए। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। अब बात आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरसिम्हा राव। 1 जनवरी 1995 को इसी योजना के ड्यूरेशन में भारत ने विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। इसने विकेंद्रीकरण के माध्यम से, डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से हमारे पंचायत और नगर पालिका को भी शामिल हुआ था। जो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे, पता है ना आपको। 73वां 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पंचायत राज्य से संबंधित थे और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए थे वो नगर पालिका से संबंधित थे, जो 1993 में हुए थे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट हुई थी। इसका जो टारगेट सेट था वो 5.6% विकास टारगेट सेट था, लेकिन जो रियल ग्रोथ मिली थी वो 6.8% रही थी। इससे पीछे का रीजन यही था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट भारत में आया था और वैश्विक स्तर पर जितने भी वैश्विक देश है उनके साथ भारत का व्यापार स्टार्ट हुआ था। 1991 में लिबरलाइजेशन आया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। तो 1997 की 9वीं पंचवर्षीय योजना जो थी देश आज़ादी के 50 वर्ष होने के उपरांत लॉन्च हुई थी। इसने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया कि भारत ने 50 वर्ष में अभी तक क्या टारगेट सेट किया हुआ है और हमें क्या टारगेट हमें सेट करना बचा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। इस योजना का जो मेन उद्देश्य था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास पर इन्होंने बल दिया था। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। देश में इसी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे प्राथमिक शिक्षा का अधिकार लॉन्च हुआ था 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो थे औपचारिक शिक्षा में पार्टिसिपेट करना था, उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना था। ये जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का जो प्रोविजन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पहले डीपीएसपी में था। डीपीएसपी में था, किसमें था? डीपीएसपी में। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल्स 45 आर्टिकल्स था। इससे बाद इसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स इसको बनाया गया 86वां संशोधन 2002 के द्वारा कि बच्चों का अनिवार्य शिक्षा देना ये बच्चों का एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी ये मौलिक अधिकार है। पहले ये डीपीएसपी में था। ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1999 में है। ये एसएससी और रेलवे के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1999 में इसी पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुई थी। जो इसका टारगेट सेट हुआ था वो 7.8% का टारगेट सेट हुआ था, बट रियल ग्रोथ रेट जो था वो 6.8% रहा था। इसमें टारगेट जो सेट रेट था वही काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था, लेकिन रियल ग्रोथ रेट तो 6.8% आई थी। फिर भी ये योजना जो रही थी सफल रही थी, क्योंकि इसने देश की जो जीडीपी और जो आर्थिक इकोनॉमिक्स का जो प्रॉब्लम था उसमें बहुत ज़्यादा सुधार किया था। लेकिन टारगेट सेट का टारगेट जो था वही काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसको मतलब इसका वेटेज कम रहा। लेकिन रियल ग्रोथ रेट और जो इकोनॉमिक्स प्रेजेंट इकोनॉमिक्स थी उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसे जो कारक थे वो जिम्मेदार थे। इस वजह से इसका टारगेट सेट जो हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी ये सफल रहा था, क्योंकि इंटरनेशनल जो फाइनेंस क्राइसिस, जो रिसेशन वाली जो सिचुएशन थी उससे भारत थोड़ा सा इफेक्टेड रहा था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 10वीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के टाइम पे हुई थी, क्योंकि जो पार्टी की सरकार थी वो चेंज हो गई थी। देश में गरीबी और बेरोजगारी का समापन करना था और आने वाले 10 सालों में प्रति व्यक्ति जो आय थी, कैपिटा जो थी, उसको डबल करने का प्रोजेक्ट था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस योजना का, ध्यान रखना है।
अदर आने वाले 10 साल में अपकमिंग 10 ईयर्स इन पर कैपिटा ऑफ इंडियन डबल्स करने का ऐसा प्रोग्राम था, यानी दोगुना करने का प्रस्ताव था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो था वो 2006 में लॉन्च हुआ था, ये भी इसी योजना का पार्ट था। टारगेट सेट हुआ था 8.8%, जबकि रियल टारगेट अचीव हुआ था 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना प्राइम मिनिस्टर से मनमोहन सिंह 2007 से 2012 में आया था। इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया था सी रंगराजन ने इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत किया हुआ था। इसका मुख्य जो ऑब्जेक्ट था तीव्र विकास और अधिक समावेशी विकास करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो था ये वैश्विक वित्तीय संकट के जाल में आई हुई थी। ये योजना इंपॉर्टेंट है। 11वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना थी जो वैश्विक वित्तीय संकट के चपेट में आई हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना में 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत हुआ था, जिसको 2010 से इम्प्लीमेंट किया गया था। 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान जिसको बोलती है, 2009 में एक्ट के द्वारा लाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो रियल ग्रोथ रेट था वो 9% था। टारगेट जो सेट था 9% था, लेकिन वास्तविक ग्रोथ जो थी वो 8% का वास्तविक ग्रोथ आया था। अब ये क्वेश्चन CHSL 2023 में आया था, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना पर हावी हुआ था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना पर हावी हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी टोटल हमारी 12 पंचवर्षीय योजना थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी, हमने फर्स्ट स्लाइड में अपने देखा था। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना थी और 7 एनुअल पंचवर्षीय योजनाएं थी। क्या थी? एनुअल योजनाएं थी हमारी टोटल 7। और दो जो ये अंतिम 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी, इसके बाद योजना को बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था। मनमोहन सिंह के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। 2014 में चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे अध्यक्ष बने थे। फिर इसका भी जो विषय वस्तु था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार ही था, तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास को बढ़ावा देना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017 थी। ठीक है, इसी अवधि के ड्यूरेशंस में पंचवर्षीय योजना का जो क्रियान्वयन प्रस्तुत होता था योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग का नाम दिया गया। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की। नीति नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना हुई। नीति आयोग, नीति आयोग जो है नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक जो है थिंक टैंक है, यानी ये भारत की जो भी प्रेजेंट पॉलिसीज है, जो भी योजना इंप्लीमेंट हो रही है उस पर विचार करता है। थिंक टैंक भी बोलते हैं भारत का, वो ना नीति आयोग। ये 15 वर्षीय रोड मैप कार्यक्रम सेट करता है और 17 वर्षीय विजन कार्यक्रम सेट करता है। हमारी जो 5 वर्षीय योजनाएं थी ये 5 वर्ष की योजनाएं आती थी और 20 वर्ष का ये क्या सेट करता था? पर्सपेक्टिव योजना सेट करता था। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये योजना कैसे सेट हुई? 15 वर्षीय रोड मैप योजना सेट हुई और 7 वर्षीय एनुअल विजन रणनीति कार्यक्रम इस नीति आयोग का फंक्शन का रूप था। इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया रहते हैं, और जो अभी प्रेजेंट उपाध्यक्ष है वो सुमन बेरी है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो इस तरह ये हमारा योजना पंचवर्षीय योजना जो भी थी ये पूरा कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो भी MCQ है, जिस टाइप के जो भी MCQ है, ये पूरा हमने डिस्कस किया है। और हम अपने MCQ सीरीज में इससे रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा MCQ बचे हुए या एक्सपेक्टेड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं वो सभी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत से एग्जाम में पास्ट टाइम में आए हुए भी है और आने वाले एग्जाम में भी इनका फुल चांस है, एक्सपेक्टेड है कि ये आएंगे ही। तो ये हमारा पंचवर्षीय योजना का जो सेलेक्टेड MCQ टॉपिक का ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग द एग्जाम बैच ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल। आइए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेलेक्टेड अदर्स टॉपिक पे।